Okay, we'll start for today. We will start with the topic disadvantages of series circuit for domestic wiring. The topic is disadvantages of series circuit for domestic wiring. Please take this down. This is our heading for the day. Disadvantages of series circuit for domestic wiring. Now, when we talk about disadvantages of series circuit for domestic wiring, मतलब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि सीरीज सर्किट का डिसएडवांटेज क्या है. देर आर सम एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट. तभी हमारे घरों में भी दे ऑलवेज यूज पैरेलल वायरिंग रादर देन यूजिंग अ सीरीज वायरिंग. हाँ, तो सीरीज का एक सबसे पहला बड़ा डिसएडवांटेज वो ये है कि इफ वन ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस stop working due to some defect, okay, then what happens is all the other appliances also stop working. That is a very big disadvantage of this. So let us write down: if one electrical appliance stops working due to some defect, then all other appliances also stop working. Because the whole circuit is broken. ठीक है बच्चों, दिस इज द फर्स्ट मेजर डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग योर सीरीज सर्किट. कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे अपना एक सीरीज सर्किट लेते हैं, मतलब आपके पास एक अप्लायंस है, एक दूसरा अप्लायंस है, तीसरा अप्लायंस है, और आपके ये मेन सप्लाई है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वन ऑफ देम, से दिस वन, इफ इट स्टॉप्स वर्किंग, ठीक है, अगर आपने अपनी सारी चीज़ों को सीरीज में लगाया है, जैसे यहाँ आपका टीवी है, यहाँ आपका फ्रिज है, ओके, यहाँ आपके पास से मान लेते हैं आपका कंप्यूटर है, सब आपने सीरीज में लगाया है और आपने उसको मेन से कनेक्ट कर दिया. से इन सच अ सिचुएशन, अगर मान लेते हैं हमारा फ्रिज स्टॉप्स वर्किंग, ओके, फ्रिज काम करना बंद कर देता है. सो वी ऑल नो दैट इन सीरीज द सेम करंट फ्लोज थ्रू आउट ना. एक ही करंट यहाँ से जा रहा है, घूम करके वापस आ रहा है, सेम करंट फ्लोज. सो करंट यहाँ तक तो जाएगा, बट अब आगे फ्रिज खराब हो गया है तो करंट कैन नॉट पास थ्रू इट, तो सर्किट ब्रोकन हो गया. सो वंस द सर्किट गेट्स ब्रोकन, द करंट विल नॉट फ्लो. सो फ्रिज खराब होने के कारण अब ना टीवी चलेगा ना कंप्यूटर चलेगा. यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग, इफ वन, एनी वन, due to some defect, कुछ भी हो सकता है, then all the other appliances also stop working because the whole circuit is broken. So this is one very big or very major drawback of our series circuit. Okay, you could be asked directly, what are the disadvantages of series circuit?
तो यहाँ पे आप वैसे बात कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं आपका। पॉइंट नंबर 2 है इन सीरीज, लिखेंगे आप साथ में, इन सीरीज all electrical appliances, all electrical appliances, all electrical appliances have only one switch, have only one switch due to which they cannot be turned on or off separately. ओके क्या बोल रहे हैं? इन सीरीज all electrical appliances have only one switch, सिर्फ एक ही स्विच है उनके पास, due to which they cannot be turned on and off separately. मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया है, अगर आप ये स्विच को ऑन करेंगे तो ऑल दी अप्लायंसेस, कंप्यूटर, फ्रिज, टीवी सब ऑन हो जाएंगे, राइट? और जब आप इस मेन स्विच को ऑफ कर देंगे तो सब एक साथ बंद हो जाएंगे। चलो ये तो फ़ायदा है कि रात को अगर आपको ऑफ करना है, आप सिर्फ एक स्विच ऑफ करो, सब ऑफ हो जाएंगे। लेकिन जब आपको ऑन करना है तो सारे ऑन हो जाएंगे, सब में से करंट जाएगा। सो ये एक सीरीज़ का एक और आपका ड्रॉबैक है कि आप सबके लिए सेपरेट स्विच नहीं दे सकते हैं, करेक्ट? सबके लिए अगर मैंने सेपरेट स्विच भी दे दिए, उनमें से एक स्विच भी ऑफ रहा, अगेन सर्किट विल बी ब्रोकन। सो दे कैनॉट बी टर्न्ड ऑन और ऑफ सेपरेटली, सबको अलग अलग ऑन करना ऑफ करना पॉसिबल नहीं है। टीवी फ्रिज छोड़ दीजिए, अगर आप मान लेते हैं आपके पास 5 बल्ब हैं या 3 बल्ब एक लाइन से लगे हुए हैं, आपको आज एक ही बल्ब जलाना है, पॉसिबल नहीं है। आप स्विच ऑन करेंगे तीनों बल्ब जल जाएंगे, स्विच ऑफ करेंगे तीनों बल्ब स्विच ऑफ हो जाएंगे, राइट? आई होप यू आर गेटिंग इट। कहीं पे कोई पॉइंट हो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए या फिर चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। ओके नीतीश जी बोल रहे हैं हमारे घर के अप्लायंसेस और मेन स्विच, घर का अप्लायंस और मेन स्विच की बात कर रहे हैं? नहीं, घर के जितने भी अप्लायंस हमारे यहाँ सब पैरेलल में होता है बेटा। घर में आप जब चाहो तब अपना फैन ऑफ कर सकते हो, जब चाहो तब आप अपना टीवी ऑफ कर सकते हो। तो जब घर के अंदर जितनी भी वायरिंग है वो सब इलेक्ट्रिकल वायरिंग हमारी पैरेलल में होती है। उसके बारे में भी डिटेल में यहाँ भी बात करेंगे और अगले चैप्टर में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे, ठीक है? पहले आप सुनिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टीवी फ्रिज ये सब नहीं लेना है तो बेसिकली आप एक सर्किट बनाइए और एक बल्ब लगा दीजिए, दूसरा बल्ब लगा दीजिए, तीसरा बल्ब लगा दीजिए, ठीक है? और फिर उसके बारे में हम आराम से सेम चीज़ें बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे एक भी बल्ब खराब हो जाता है, सीरीज में जितने भी बल्ब हैं अगर एक भी बल्ब खराब हो जाता है तो बाकी सब बल्ब भी नहीं जलेंगे। व्हाई? बिकॉज द करंट फ्लोज थ्रू ना, सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल ऑफ देम, तो सर्किट बंद हो जाएगा, बल्ब सारे ही बंद हो जाएंगे। अब अगर आपको कोई एक बल्ब ऑफ करना है, ये मिडिल वाला आपको नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि फर्स्ट और थर्ड बल्ब भी जले, नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि स्विच एक ही है, करेक्ट? स्विच ऑन करेंगे सब जलेंगे, स्विच ऑफ करेंगे सब बंद हो जाएंगे। ओके सो दिस इज वन मोर ड्रॉबैक ऑफ सीरीज। आगे आ जाते हैं। आस्था जी बोलती हैं सर अगर सब ऑन होंगे मेन स्विच कभी कभी खुद ऑफ हो जाता है बिकॉज ऑफ ओवरलोड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी आस्था जी, वो अलग चीज़ है, वो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर उसको बोलते हैं, वो है एमसीबी, करेक्ट? आप एमसीबी के बारे में पूछ रहे हैं, आप शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में पूछ रहे हैं, आप ओवरलोडिंग के बारे में पूछ रहे हैं, वो सब हमारे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में लास्ट टॉपिक है डोमेस्टिक वायरिंग, वहां आपको उसके बारे में समझाएंगे। वो एक स्विच वो तो है, देखिए बाहर से जो करंट हमारे घर में आ रहा है वहां तो हमने एक ही स्विच लगा रखा है
कि अगर अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो इंडिविजुअल स्विच को बंद करने से तो अच्छा है वो एक मेन स्विच को मैं बंद कर दूं तो मेरे घर के अंदर आने वाली इलेक्ट्रिसिटी ही ऑफ हो जाएगी, करेक्ट। बट आप ऐसा तो नहीं करते ना, घर में अगर आपको अपना फैन ऑफ करना है तो आप जाके मेन स्विच ऑफ कर देते हो, नहीं, करेक्ट। वो मेन स्विच किसी और पर्पस से बना है, ठीक है। उसके बाद हमारे घर के अंदर जितने भी हम लोग अप्लायंसेस लगा रहे हैं वो सब पैरेलल में लगा रहे हैं, वो सीरीज में नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अगर हम वो सब चीजें सीरीज में लगा रहे होते तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो अगर दूसरे कमरे की लाइट ऑफ होती तो यहाँ की भी लाइट ऑफ हो जाती, सब एक ही टाइम पे सोते, सब एक ही टाइम पे उठते सारे फैन एक साथ बंद होते, सारे फैन एक साथ चलते, जो कि थोड़ा सा लॉजिकल नहीं है बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। चलिए थर्ड पॉइंट लिख देते हैं, पॉइंट नंबर 3। सो ये थे हमारे 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 था, पहला डिसएडवांटेज था कि अप्लायंसेस, एक भी अप्लायंस खराब हो जाए सो द अदर्स विल स्टॉप वर्किंग। सेकेंड डिसएडवांटेज वाज कि अगर एक भी स्विच बंद कर देंगे तो सारे के सारे स्विच ऑफ हो जाएंगे, यानी कि सब के सब बल्ब काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो आप सबको इंडिविजुअली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। साहिल जी वेलकम। साहिल जी आपका फर्स्ट सेशन है आज फिजिक्स का, थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, बट जो जो भी दिखाई दे रहा है प्लीज उसको लिख लीजिए। हाँ, आपके एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे हम, एंड देखते हैं फिर आगे और कैसे करते हैं। थर्ड पॉइंट, ये हम इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं। इन सीरीज the appliances do not get the same voltage, ओके एक ये भी आप लिख लीजिए, इन सीरीज the appliances do not get the same voltage that is 230 volts because voltage gets shared so appliances do not work properly. Good afternoon Sahil ji, good afternoon. Okay, so in series the appliances do not get the same voltage. ये एक और थर्ड समस्या है हमारे सीरीज में। हमने देखा था सीरीज में टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, करेक्ट। तो अगर आपका वोल्टेज, मान लेते हैं आपके घर के अंदर आने वाला जो वोल्टेज है वो 230 वोल्ट्स है, तो आपका जो अप्लायंस होगा इंडिविजुअल हर एक अप्लायंस को 230 वोल्ट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने देखा था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर आपने 4-5 अप्लायंसेस लगा दिए हैं तो वो 230 वोल्ट्स उन सब चारों पांचों अप्लायंस में डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। तो हमारे जो अप्लायंस, अगर उस अप्लायंस पे लिखा होगा कि इसको 230 वोल्ट्स चाहिए चलने के लिए, तो उसको चलने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसको पूरा 230 वोल्ट नहीं मिलेगा, वो बाकियों के साथ शेयर हो जाएगा। तो वो शेयर कैसे होगा सीरीज में? तो वो तो सीधा सीधा जाता है ना, तो वो डिवाइड करंट कैसे होगा? करंट करंट ध्यान दीजिए जानवी जी, सीरीज में करंट सेम होता है, हर अप्लायंस को सेम हाँ। सेम करंट मिलता है, लेकिन V तो हमने लिखा था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। तो जितना भी वोल्टेज आपका मेन वोल्टेज जितना होगा वो डिवाइड हो जाएगा सब में जा करके, ठीक है, उनके और सर हाँ जो घर में वोल्टेज आता है वो फिक्स होता है कि 230 भी? हाँ वो अंदर आने वाला फिक्स होता है, बट क्योंकि सीरीज में फिर हर अप्लायंस को बराबर बराबर नहीं मिलता है, तो उसके लिए क्या हो रहा है, उसके लिए ही तो हम अपने घरों में फिर से सीरीज में नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है सीरीज में वोल्टेज चेंज हो जाता है, बट पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, दे ऑल शेयर द सेम वोल्टेज ऑफ द मेन्स। तो ये एक और थर्ड रीजन है कि हम सीरीज में अपने अप्लायंसेस को नहीं लगाते हैं, ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 4,
Point number 4 says, in series the overall resistance of the circuit increases too much due to which current from the power supply is low. ये भी आप समझने की कोशिश कीजिए. इन सीरीज पहले लिखाता हूं और इसके बाद में इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे. इन सीरीज the overall resistance of the circuit increases too much due to which current from the power supply is low. ठीक है ना, आपको ये चीज का ध्यान देना है. इन सीरीज द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस टू मच ड्यू टू विच करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो. ठीक है, इस पॉइंट को समझाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एक सीरीज लेते हैं जहां हम एक बल्ब, ठीक है, दो बल्ब लगा देते हैं. चलो ओके, दो बल्ब लगा देते हैं. मान लेते हैं इनका रेजिस्टेंस है 1 ओम 1 ओम. ठीक है बच्चों, और आपके पास एक हम पोटेंशियल यहाँ पे दे देते हैं, मान लेते हैं 3 वोल्ट्स. ठीक है बच्चों, अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कितना करंट पास होगा, इस सर्किट में कितना करंट जाएगा, हर बल्ब के अंदर से कितना कितना करंट जाएगा. आपको पता है वो पता करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. क्योंकि ये सीरीज है तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, दैट विल बी R1 प्लस R2, तो बन जाएगा 2 ओम्स. करेक्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गया आपका 2 ओम. अब आप लगाएंगे अपना ओम्स लॉ. ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR. V की जगह डालेंगे आप 3, I हमें पता करना है, R की जगह डाल दिया हमने 2, तो आपका I का वैल्यू आ गया बेटा 3/2. 3/2 कितना होता है, 1.5. सो 1.5 एम्पियर्स याद रखना. सो 1.5 एम्पियर्स मेरे सेल से निकल के इस सर्किट में पूरा घूमेगा. तो हर बल्ब को कितना मिलेगा, 1.5 एम्पियर्स. क्यों, क्योंकि करंट तो हमारे सीरीज में सेम रहता है. अब हम सिचुएशन नंबर 2 आपके सामने लाते हैं. देखिए बेटा, सिचुएशन नंबर 2 में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ बल्ब्स बढ़ा देते हैं. ठीक है, 1 बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब, चलो 4 बल्ब ले लेते हैं. 4 बल्ब ले लेते हैं और ये भी 1 ओम 1 ओम के ही हो जाएंगे. ओके, फिर से हम वही लगा देते हैं, सेम चीज. ओके, इस बार फिर से कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आय का हमारा कितना वैल्यू आएगा. इस बार फिर से हम वही 3 वोल्ट, सिर्फ हमने नंबर ऑफ बल्ब्स बढ़ा दिए हैं. अब आपका हमें पता है कि R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, सो दैट विल बी 4 ओम्स. अब अगर मैं V इक्वल टू IR लगाता हूं तो I का मतलब होता है V बाय R. V कितना है, सेम वही है 3, और R आपका कितना हो गया इस बार 4. सर 0.75. हाँ, तो आंसर आ गया 0.75 एम्पियर्स. तो ध्यान देंगे कि अब ये जो I का वैल्यू है वो 0.75 एम्पियर करंट सब में से फ्लो होगा. पहले हमारे बल्ब्स में से कितना कितना करंट फ्लो हो रहा था, 1.5 एम्पियर्स करंट फ्लो हो रहा था. अब उन्हीं बल्ब में से 0.75 एम्पियर फ्लो होगा. कहने का मतलब है कम करंट जाएगा, और अगर मेरे बल्ब में से कम करंट जाएगा तो मेरे बल्ब कम ग्लो करेंगे. सब बराबर बराबर ही ग्लो करेंगे, याद रखना, चारों बल्ब बराबर ग्लो करेंगे क्योंकि करंट रिमेन्स द सेम, बट सबका जो ब्राइटनेस होगा वो कम हो जाएगा इनके कंपैरिजन में. यहाँ ये जो दो बल्ब होंगे दोनों भी बराबर जल रहे होंगे, पर इनमें से ज्यादा लाइट आ रही होगी क्योंकि यहाँ करंट ज्यादा मिल रहा है. ऐसे ही अगर मैंने बल्ब और बढ़ा दिए तो क्या होता है, वही यहाँ पे ये पॉइंट समझने की कोशिश करें. क्या बोलता है, इन सीरीज द ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है, आपको पता है सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है. 2 बल्ब थे तो 2 ओम हो गया,
4 बल्ब थे तो 4 ओम हो गया। अब ये 4 बल्ब की जगह अगर मैं 40 बल्ब लगा लेता हूं, अगर एक ही लाइन में 40 बल्ब लगा देता हूं, तो ये बन जाता है मेरा 40 ओम्स। तो अगर ये मेरा 40 ओम्स बन गया तो आंसर होगा 3/40, और 3/40 होगा तो कितना जीरो आंसर जाएगा? पॉइंट सेवन पॉइंट जीरो फाइव 0.75। 007। हाँ ठीक है ना। नहीं 0.75 तो पहले ही था, और एक जीरो लग जाएगा तो 0.075, जीरो यानी पॉइंट जीरो सेवन फाइव जीरो पॉइंट हाँ, जीरो सेवन यानी कि फाइव और भी ज्यादा करंट कम जाने वाला है अब, यानी बल्ब और भी कम ग्लो करने वाले हैं। 40 की जगह 400 बल्ब लगा लिया तो और करंट कम जाएगा। तो आपकी जो दिवाली का जो वायरिंग है, ये ध्यान देना, दिवाली में जो छोटे 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 बल्ब लगाते हैं हम पूरे घर में, करेक्ट, एक लंबी सी वायर ला के मेन स्विच में लगा देते हैं और वहां से वो छोटे छोटे बल्ब जलते हैं। अगर वो बल्ब सीरीज में होंगे तो वो जितने ज्यादा बल्ब होंगे उतना कम ग्लो करेंगे, उतना कम ग्लो करेंगे। तो यही बोल रहा है कि सीरीज में क्या बोल रहा है, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, करंट लो हो जाता है। एनीबडी एनी डाउट इन दिस? यस सर। तो हाँ सर वो वो जो दिवाली की लाइटिंग होती है वो पैरेलल में लगी हुई होती है क्या? वो देखना पड़ेगा, आप जब खरीद के लाते हैं तो आप अभी मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, आप खुद पता कर सकते हैं। अगर उसमें कोई बल्ब, एक बल्ब भी अगर खराब हो जाए और वो लाइटिंग फिर भी जल रही है, इसका यस मतलब सर, कि होता है सर। हाँ, अगर वो खराब है और फिर वो भी चल और रही है, जल रही है, होता तो है ऐसे, तो मतलब पैरेलल में। तो वो पैरेलल में है। वेरी गुड जानवी, तो वो पैरेलल में है। सीरीज में अगर होता हाँ, तो एक बल्ब भी फ्यूज होने के कारण सारे फ्यूज हो जाएंगे फिर। ऐसे तो नहीं होता सर, मतलब हर लाइटिंग पैरेलल में ही होती है। पैरेलल में ही होगी, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाए तो बाकी सब भी फ्यूज नहीं, बाकी सब भी बंद हो जाएंगे, मतलब काम करना बंद कर देंगे। ऐसा तो कोई नहीं चाहता, है ना। तो ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये सब। यूज होती है हाँ, हाँ बेटा। सीरीज किस लिए यूज होती है फिर सर? हाँ बताते हैं ना, सीरीज का भी कुछ अपने एडवांटेजेस हैं, पैरेलल के भी अपने कुछ फिलहाल एडवांटेजेस हैं। हाँ, पर यहाँ पे फिलहाल हम बात कर रहे हैं, हमारी बुक ज्यादातर बात करना चाह रही थी, किससे रिलेटेड बात करना चाह रही थी हमारी बुक, कि हमारे घर को रेलेवेंट बनाना चाह रही थी, क्योंकि बच्चों को पता चले, क्योंकि बच्चों के लिए इलेक्ट्रिसिटी मतलब घर, घर के स्विच फैन ये सब छोटी छोटी चीजें, तो अपने आसपास का नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने हमें डिसएडवांटेजेस ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग इसलिए लिखा है, डोमेस्टिक यानी घर में। सो घर में इसलिए आप कभी भी अप्लायंस को सीरीज में नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर एक काम करना बंद कर दिया तो बाकियों में से भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, वो भी काम करना बंद कर देंगे। सबके लिए अलग अलग स्विच हम लगा नहीं सकते हैं, इसलिए भी सीरीज प्रॉब्लम देता है। थर्ड, सीरीज अप्लायंस में वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाता है, तो हर अप्लायंस को पूरा वोल्टेज नहीं मिलता, इसलिए उसको वर्किंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद हमने फोर्थ पॉइंट देखा कि सीरीज में ओवरऑल करंट बढ़ जाता है, तो जब ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और जब ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो ओवरऑल करंट जो आ रहा होता है हर एक इंडिविजुअल को कम 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 मिलता है। ये तो आप ऐसे ही सोच सकते हो कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे एक लाइन से सब बैठ गए हैं, और जितने ज्यादा बच्चे, फूड उतना ही है, खाना उतना ही है आपके पास, करेक्ट, खाना लिमिटेड है, ठीक है ना, आपके पास खाना लिमिटेड है, आपने हलवा बनाया है और वो हलवा लिमिटेड है, बिरयानी बनाई है वो लिमिटेड है। बट अगर ज्यादा लोग आ गए और आपको बांटना सबको सेम सेम है, तो जितने ज्यादा लोग आ जाएंगे हर एक इंसान को उतना कम कम मिलेगा, उतना कम कम खाना मिलेगा, उसकी भूख उतनी कम कम मिटेगी। ऐसा ही इन बल्ब्स के साथ होता है, जितने ज्यादा बल्ब आप सीरीज में लगा दोगे कम करंट, सबको सेम मिलेगा बट कम करंट मिलेगा, तो उनका ग्लो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, ये था, हमने 4 बातें करी, किसके बारे में, हमने बातें करी कि सीरीज के 4 डिसएडवांटेज क्या होते हैं। आगे चलते हैं, प्लीज हेडिंग दीजिए, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट्स। आपने पैरेलल तो देखा है ना ऑलरेडी हमारे साथ, है ना, जिसमें ब्रांचिंग थी, अलग अलग आर्म्स थी, वो था पैरेलल सर्किट। ठीक है, चलिए देखते हैं, पॉइंट नंबर 1 हम लिखना चाहेंगे एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट में, होगा कि इन पैरेलल if
one electrical appliance stops working due to some defect, then all others keep working normally. ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है. हमने डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज पूछा तो भी आप लिख सकते हो, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल पूछा तो भी लिख सकते हो, और अगर आपको कोई बोले कि सीरीज और पैरेलल को कंपेयर कर दीजिए, ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो आप एक साथ ही लिख सकते हो. हाँ, कि जैसे सीरीज में एक बंद हो जाए तो बाकी भी बंद हो जाएंगे, बट पैरेलल में अगर एक स्टॉप्स वर्किंग देन अदर्स आर नॉट अफेक्टेड. ठीक है, तो क्वेश्चन जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट करेंगे. इसमें मेन चीज क्या है, इन पैरेलल इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग देन अदर्स, ऑल अदर्स कीप वर्किंग. तो ये इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है. दूसरे पे आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2, अच्छा, पर ये ऑल अदर्स कीप वर्किंग का मतलब क्या है ना, वो पहले आपको बता देते हैं. ऑल अदर्स कीप वर्किंग में मतलब कि आपका मान लेते हैं ये यहाँ से करंट आ रहा है. ठीक है बेटा, हम यहाँ पे लगा देते हैं एक आपका बल्ब, इधर लगा दिए. रेजिस्टेंस मतलब एक बल्ब है, समझ लीजिए ये दूसरा बल्ब है, और हमने ये ऐसे लेके आए. तो अब क्या हुआ, मान लेते हैं ये जो हमारा बल्ब है, ये हमारा बल्ब काम नहीं कर रहा है, किसी तरीके से ये खराब हो गया है. ठीक है, बल्ब काम नहीं कर रहा है, तो होगा क्या, इसमें कुछ भी नहीं होगा. करंट यहाँ से जा रहा था, यहाँ से जा रहा था, करंट को यहाँ जाना था, पर क्योंकि ये बल्ब खराब है तो ये लाइन खराब हो गई, तो यहाँ से करंट नहीं जाएगा. बट ऐसा तो नहीं है कि कोई और रास्ता है ही नहीं, ये दूसरा रास्ता है, तो करंट यहाँ से होता हुआ जाएगा, तो एटलीस्ट ये वाला जो बल्ब है वो तो जलता रहेगा. आप समझ रहे हैं, जैसे ट्रैफिक में होता है. देखिए, सब चीजों को आप अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे हमारे ट्रैफिक में अगर एक पर्टिकुलर रोड ब्लॉक हो जाए तो ऐसा तो नहीं होता ना कि पूरा जाम हो जाएगा. ठीक है, वो और ब्राइट चलेगा क्या? हाँ, वो और ब्राइट चलेगा. हाँ, फिर दो मतलब दो से एक हो गया ना, तो अब जितना भी करंट यहाँ से आ रहा है वो सारा करंट इसमें से जाएगा. नहीं तो क्या होने वाला था, करंट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली डिवाइड होना था, बट जब ये है ही नहीं तो सारा करंट इसको मिलेगा. करेक्ट, जैसे कि सारा ट्रैफिक यहाँ से चला जाएगा अगर यहाँ वाला रास्ता सर ब्लॉक एक हो गया. डाउट है. हाँ, बोलिए ना. सर जैसे कल आपने एक एग्जांपल में बताया था ना, ये सीरीज इन पैरेलल रहते, तो अगर ये सीरीज इन पैरेलल रहा तो? नहीं 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 नहीं, वो उतना कॉम्प्लिकेटेड अब फिलहाल हम नहीं देखने वाले हैं. आप समझ रहे हैं जानवी, यहाँ हम सेपरेटली बात कर रहे हैं किसके बारे में, पैरेलल के बारे में. ओनली पैरेलल. हाँ, ओनली पैरेलल के बारे में, और पहले हम बात कर रहे थे ओनली सीरीज के बारे में. ठीक है, तो घरों में या तो सीरीज या तो पैरेलल, ये दो ही टाइप से हैं, उनका मिक्सचर नहीं करते हम. सीरीज इन पैरेलल, पैरेलल इन सीरीज, वो नहीं. और तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. तो इसको हटा देते हैं यहाँ से और आ जाते हैं अपना पॉइंट नंबर 2 पे. ठीक है, तो ये ऐसा था कि अगर एक आपका बंद हो जाए तो दूसरे वाले बंद नहीं होते हैं, दे स्टिल कीप वर्किंग. सेकंड आप लिखेंगे कि इन पैरेलल ईच अप्लायंस has its own switch. ठीक है, उसके पास अपना खुद का एक ओन स्विच होता है. सो इट कैन बी टर्न्ड ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली. ठीक है, आप किसी एक को इंडिपेंडेंटली ऑन या ऑफ कर सकते हैं. ठीक है, इसका भी डायग्राम आपको बना के दिखा देते हैं. ये देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास ये 220 वोल्ट्स है. करेक्ट, 220 वोल्ट्स आगे आ रहा है, और ऐसे आके देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे
मान लेते हैं हमारा ये हमारा एक बल्ब है, बल्ब को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल बना के ऐसे, ये हमारा एक बल्ब है, ये कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे मैं उसके लिए एक अलग से स्विच लगा दिया हूँ। आगे जाता हूँ, यहाँ एक और स्विच लगा देता हूँ मेरे दूसरे बल्ब के लिए, ये रहा बल्ब, और ये ऐसे आके मेन से कनेक्ट हो गया। आप समझ रहे हैं ना? So हाँ, either each appliance has its own switch, so it can be होना चाहिए ना कि in parallel each appliance has its own switch, चलेगा, so it can be turned, हाँ चलेगा, आप इंग्लिश ठीक कर लीजिए, so it can be turned on or off independently, ठीक है, its own switch है सबके पास, so it can be turned मतलब वो पर्टिकुलर स्विच की बात कर रहे हैं वो लोग, वो अपने आप उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि ये बल्ब जले, आप ये स्विच ऑन कर दीजिए, ये बल्ब जलेगा, ये अभी भी बंद है, इसको आप ऑन कर देंगे तो ये बल्ब भी जल जाएगा। अगर इसको ऑफ करना है तो यहाँ से ऑफ कर दीजिए, क्योंकि क्या करंट फिर इस सर्किट में फ्लो नहीं होगा, लेकिन इस सर्किट से तो फ्लो होके जाएगा। सो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक योर पॉइंट नंबर 1, इट इज लाइक पॉइंट नंबर 1। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं था, है ना, सीरीज में तो क्या था, आपका एक बल्ब लगा था, आपका दूसरा बल्ब लगा था, आपका तीसरा बल्ब लगा था। अगर आप एक बल्ब को ऑफ कर देते हैं, जैसे फर्स्ट वाले बल्ब को ऑफ कर देते हैं, तो करंट फ्लो करना बंद कर देगा, बल्ब नंबर 2 भी स्विच ऑफ हो जाएगा, बल्ब नंबर 3 भी स्विच ऑफ हो जाएगा। तो आप इंडिपेंडेंटली किसी के लिए भी अलग अलग स्विच नहीं लगा सकते सीरीज में, बट पैरेलल में आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस कम टू पॉइंट नंबर 3। तीसरा जो अच्छा एडवांटेज है हमारे पैरेलल सर्किट का, वो है कि इन पैरेलल each appliance gets the same voltage है, जैसे 220 volts है, तो सेम 220 volts as that of power supply line, ठीक है। हमारे घर में आने वाला 220 वोल्ट, तो हर एक अप्लायंस को 220 वोल्ट ही मिलेगा, वो भी आपको पता है। ये जैसे 220 वोल्ट है, तो यहाँ से जो करंट आ रहा है, हमने देखा था कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो अगर ये 220 वोल्ट है, तो इसको भी 220 वोल्ट मिल रहा है, इस बल्ब को भी 220 वोल्ट मिल रहा है, और जितने आप लगाते जाएंगे सब बल्ब को 220 वोल्ट ही मिलेगा। सो दे विल गेट सेम वोल्टेज एंड सेम वोल्टेज एज योर मेन्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उस बल्ब को जलने में या वर्क करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। तो जो भी डिसएडवांटेज थे पैरेलल के, सीरीज के, वो सारे एडवांटेज हो गए हमारे पैरेलल के। पॉइंट नंबर 4, इन पैरेलल द ओवरऑल रेजिस्टेंस of circuit is reduced, due to which current from the power supply is high। इस चीज को भी समझने की कोशिश करते हैं, क्या बोलना जा रहा है इस पॉइंट में। इन पैरेलल द ओवरऑल the overall resistance of the circuit is reduced। अच्छा, जैसे हमने इसका ऑल्टरनेट पॉइंट जब हमने सीरीज में पढ़ा था, तो सीरीज में क्या बोल रहे थे, जैसे जैसे नंबर ऑफ बल्ब्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपका टोटल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, और जब टोटल रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो करंट जो जा रहा है सर्किट में से वो कम होता जाएगा। पर यहाँ क्या है, ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होता जाता है, किसमें, पैरेलल में। तो उससे क्या होने वाला है, जो करंट है वो हाई होता जाता है। ये एक और बहुत अच्छा इसका एडवांटेज है। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से इसको भी देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लेते हैं एक कनेक्शन,
मान लेते हैं इसको हम सेम वैसे ही 3 वोल्ट्स मानते हैं, ठीक है। एक हमने अपना बल्ब ले लिया, बोलिए। एक हमने अपना बल्ब ले लिया, मान लेते हैं एक और हम अपना यहाँ बल्ब ले लेते हैं, सेम वही रखते हैं जैसे हमने पिछली बार रखा है। हम अपने बल्ब को कितना एम्पियर देने वाले, हम अपने बल्ब को देने वाले हैं 1 ओम्स रेजिस्टेंस देने वाले हैं इनको, ठीक है। और अब देखते हैं कि हमारे सर्किट में कितना करंट फ्लो होने वाला है। कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं कितना करंट जाएगा हमारे सर्किट में, जरा करिए कैलकुलेट और बताइए। 1.5। कितना आ रहा है बेटा? 1.5। 1.5 आ रहा है। 3/2 ना। चलिए देखते हैं। 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर। So 1.5 एम्पियर। एक मिनट जरा देखें, अमन जी बोलते हैं 1.5 एम्पियर्स। ओके, चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं हम यहाँ पर आप लोगों का कितना रीडिंग आ रहा है और वो सही है कि नहीं। पहले हमको निकालना पड़ेगा आरपी, ओके, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वो हो जाता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि 1 + 1, तो ये हो जाता है 2/1, जिसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 1/2 आ जाता है। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आपका 1/2 हो रहा है ना, 1/2 ओम्स, करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग लगा देते हैं अपना V = IR वाला फॉर्मूला, और हमको I निकालना था तो हो जाएगा V/R। और V का वैल्यू कितना था? V का वैल्यू 3 था, और R का वैल्यू कितना था? R का वैल्यू था 1/2। ये बच्चों क्या किया आपने? मेरे हिसाब से तो R का वैल्यू 1/2 था, तो वो 2 अगर ऊपर चला जाएगा तो करंट 6 एम्पियर्स होगा मेरे तरफ से। तो क्या मैंने कहीं पे गलत किया है या आपने कहीं पे थोड़ी सी गलती कर दी है? हमने रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट किया वो रेजिस्टेंस सीधा ऐड कर दिया था क्या? सीरीज में ऐड होता है ना, पैरेलल का 1/RP नहीं किया। हाँ, पैरेलल का जो भी रेजिस्टेंस है कल हम देख चुके थे, वो 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो 1/R1 1/R2 करने पे 2 आ गया, फिर रेसिप्रोकल किया तो 1/2 आया। 1/2 जब रेजिस्टेंस की जगह यूज किया तो करंट हो गया 6 एम्पियर, यानी कि एक एक बल्ब के अंदर से, यानी कि टोटल यहाँ 6 एम्पियर आ रहा है, ठीक है बेटा, 6 एम्पियर यहाँ से निकला है। अब क्योंकि दोनों बल्ब सेम रेजिस्टेंस, सिंबल होता है क्या? हाँ बेटा, ये हाँ बल्ब का सिंबल है। हाँ जी, हाँ जी, बल्ब का ये भी सिंबल है, या ऐसा करली जैसा गोल गोल भी बना देते हैं कुछ लोग, वो भी है, ठीक है। तो जब 6 एम्पियर पीछे से आया तो यहाँ आ गया 3 एम्पियर, और इस वाले सर्किट में भी चला गया 3 एम्पियर, दोनों में 3 इक्वल चला गया। क्यों? क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस सेम थे। तो आप देख लीजिए पीछे कहाँ, जब हमारे पास 2 बल्ब थे, देखिए चलते हैं पीछे, ये वाली सिचुएशन, जब हमारे पास 2 बल्ब थे और हम सीरीज में थे, तो टोटल करंट 1.5 एम्पियर जा रहा था दोनों बल्ब के अंदर से, 1.5 और अब इस सिचुएशन में यहां पर देख लीजिए दोनों में से कितना कितना करंट जा रहा है, 3 एम्पियर्स। दोनों को कितना वोल्टेज मिल रहा है? 3 वोल्ट्स मिल रहा है। दोनों को पोटेंशियल भी 3 वोल्ट्स का मिल रहा है, और दोनों का करंट भी 3 एम्पियर जा रहा है। तो ये सिचुएशन बेटर है उस सिचुएशन से, राइट। इस सिचुएशन में करंट 1.5 जा रहा था दोनों में से। अगर मैं वोल्टेज कैलकुलेट करता हूं, यहाँ पे वोल्टेज भी आप हर चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। V = IR, I कितना था? 1.5, और रेजिस्टेंस कितना था? 1। तो दोनों को हाफ हाफ मिल रहा था, 1.5 वोल्ट इसको भी मिल रहा था, और दूसरे वाले को भी 1.5 वोल्ट ही मिल रहा था। तो वोल्टेज भी देखिए शेयर हो गया था, पीछे 3 था और 3 इक्वल शेयर हो गया, 1.5 तो वोल्टेज भी इनको कम मिल रहा है, करंट भी इनको कम मिल रहा है। जबकि आपने अगर वही 2 बल्ब पैरेलल में लगाए होते तो दोनों को करंट भी ज्यादा मिलता और दोनों के पास वोल्टेज भी 3 वोल्ट, यहाँ तो 3 वोल्ट ही आना है, 3 एम्पियर है और ये 1 है। V = IR लगाएंगे तो 3 × 1 करने पे 3 आएगा, तो यहाँ 3 वोल्ट्स। आप समझ रहे हैं ना। अब एक काम करते हैं, इसके साथ हम 2 बल्ब की जगह अभी 4 बल्ब लगा के देखते हैं। तो चलिए 4 बल्ब वाली सिचुएशन करके देखते हैं। एक बल्ब लगाया,
दूसरा बल्ब भी लगा दिया, तीसरा बल्ब भी लगा देते हैं, और ये चौथा बल्ब भी लगा देते हैं, और चारों को एक साथ यहाँ पे टर्मिनेट करके वापस ले आते हैं। ये कनेक्ट कर दिया, यहाँ हमारा 3 वोल्ट ही लगा देते हैं, ठीक है ना। आई फटाफट कैलकुलेट करिए बच्चों, ये तो आप आराम से कर सकते हैं, आई कैलकुलेट करिए, तब तक हम इन सब बल्ब्स के बाकी रिक्वायरमेंट्स लिख देते हैं, ठीक है। सारे के सारे रेजिस्टेंस बल्ब, सेम है क्या 111? हाँ जी, हम सेम ही ले रहे हैं ताकि सबको कंपेयर करने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, सब जगह रेजिस्टेंस हम सेम ले रहे हैं। तो उषा जी बोलती हैं कि भाई अब तो 12 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, वाह, चलो देख लेते हैं हम भी। इस बार भी अगर मैं 1/RP का फॉर्मूला लगाता हूँ विच इज 1/R1, यानी 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, तो ये हो जाएगा 4। 12 हाँ 4, 12 और फिर बाद में RP कितना हो जाएगा, RP हो जाएगा 1/4, और अगर 1/4 हो गया तो V इक्वल टू IR में डाल देते हैं, V है 3 और I आपको पता नहीं, और R आपने लिया 1/4, सो आपका I का वैल्यू आ जाता है 12 एम्पियर्स। वाओ, यानी कि यहां से जो निकलेगा करंट वो निकलेगा 12 एम्पियर्स, 12 एम्पियर्स करंट जाएगा। अब सब में से कितना कितना जाएगा वो भी देख लेते हैं। देखिए ये जो 3 वोल्ट्स है, और तो सबको 3 वोल्ट्स ही मिलना है सबको, बिकॉज दिस इज पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो एक एक किसी एक का करके देख लेते हैं। V इक्वल टू IR लगा लेते हैं इस इंडिविजुअल के लिए। V कितना है, 3 है, I हम पता करना चाहते हैं, और R कितना है, R इसका इंडिविजुअल R 1 है, तो कितना हो जाएगा, I कितना हो जाएगा 3 एम्पियर्स, करेक्ट। तो पहले वाले में से 3 एम्पियर, ये आप तो ऐसे भी पता लगा सकते हैं ना, आपके पास अगर 12 रुपीज हैं और आपको 4 लोगों में इसको इक्वल बांटना है, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3, तो हर एक सर्किट में 3 एम्पियर्स करंट जाएगा। तो आप देख लीजिए पहले हर एक बल्ब को कितना मिल रहा था, 3 एम्पियर्स, अब भी हर बल्ब को कितना मिल रहा है, 3 एम्पियर्स। तो बल्ब पहले जैसे ग्लो कर रहे थे अब भी बल्ब वैसे ही ग्लो करते रहेंगे, बल्ब की ग्लोनेस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बल्ब पहले जितना ब्राइट ग्लो कर रहे थे, पहले भी 3 एम्पियर जा रहा था, सबके पास 3 वोल्ट था, करेक्ट। इस बार भी सबको 3 एम्पियर मिलेगा। तो ये पैरेलल का बहुत मजेदार चीज है कि अगर आप पैरेलल में बल्ब्स कितने भी बढ़ा दो, हर बल्ब उतनी ही ब्राइटनेस से जलेगा जितना पहले जल रहे थे। 2 बल्ब जैसे जल रहे थे वैसे ही 4 जलेंगे, वैसे ही 8 जलेंगे, ब्राइटनेस बिल्कुल भी कम नहीं होगी। जबकि अगर हम इसको दोबारा कंपेयर करते हैं अपने सीरीज वाले में से, सीरीज में देखिए 0.75 यानी कम करंट जाने लग गया था। अब कम करंट जाने से इनकी ये सब थोड़े डिम हो जाएंगे, सेम होंगे सब में, बट सब थोड़े डिम हो जाएंगे। पहले जितना ब्राइटली लिट थे अब उतना नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पैरेलल वाली सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए पैरेलल इन सबका फेवरेट है, ठीक है। अब इस चीज को जरा हम उसको इससे जरा पढ़ करके जरा रिलेट करके देखें, क्या बोल रहा था, इन अ पैरेलल द ओवरऑल रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड। ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसे रिड्यूस हो जा रहा है, पहले ओवरऑल रेजिस्टेंस आया था आपका 1/2 ओम, अब आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस आया 1/4। तो जैसे जैसे आप और अप्लायंसेस उसमें ऐड करते जाएंगे और बल्ब ऐड करते जाएंगे, टोटल रेजिस्टेंस आपका कम होता जाता है। और आपको पता है क्यों वो कम होता जाता है, क्योंकि पैरेलल में हमेशा 1 अपॉन करके होता है, तो इसलिए ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होता है। और क्या बोलता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो इसके लिए करंट फ्रॉम द मेन सप्लाई इज हाई। तो मेन सप्लाई से आने वाला करंट पहले 6 एम्पियर आ रहा था, अब मेन सप्लाई से आने वाला करंट कितना हो जाएगा, 12 एम्पियर हो जाएगा। पर क्योंकि अब ये 4 हो गए तो सब में बराबर बराबर बट जाएगा। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम इस पॉइंट नंबर 4? और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि 3 बल्ब हैं, एक बल्ब और लगा दिया तो बताओ बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ेगी कि कम होगी, है ना। तो आपको देखना है कि वो सीरीज है या वो पैरेलल है। मैं ये सब क्वेश्चंस भी आपके सामने लेके आऊंगा एक बार जब हम अपना ये टॉपिक खत्म कर देंगे ना, ये सारे टॉपिक खत्म कर देंगे, फिर हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन पे आ जाएंगे। हमको बुक के अंदर के, बुक के पीछे के क्वेश्चंस और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो भी बोर्ड में आजकल आते हैं वो सब हम एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। हाँ बट उसके लिए, हेलो, हाँ बोलिए बेटा, बोलिए।
प्लीज सेकंड वाला समझा दीजिए ना, 12A वाला। 12A वाला सेकंड वाला डायग्राम फिर से समझा दूं? या हाँ ठीक है, मैं फिर से ठीक है। समझा देता हूँ। देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट सिचुएशन, इन द फर्स्ट सिचुएशन वी हैव टेकन ओनली 2 बल्ब्स, द सेकंड सिचुएशन वी हैव टेकन 4 बल्ब्स। ठीक है, यहाँ पे 2 बल्ब को हमने पैरेलल में लगाया, यहाँ 4 बल्ब को पैरेलल में लगाया। क्या इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि करंट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो हमने कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि इस बार करंट आया है हमारा 12 एम्पियर, यानी यहाँ से 12 एम्पियर निकला है, पहले 6 एम्पियर निकला था, वही था हमारा पॉइंट नंबर 4 कि करंट इंक्रीजेस बट इंडिविजुअल करंट हर इसमें से जाने वाला सेम ही रहता है। पहले भी 3 एम्पियर्स ही जा रहा था, अब भी सब में से 3 एम्पियर्स ही जाएगा। तो आप कितने भी बल्ब इंक्रीज कर दो, ब्राइटनेस कम नहीं होने वाली है, ब्राइटनेस उतनी ही रहने वाली है। और कोई भी बल्ब अगर इनमें से खराब हो जाए तो बाकी बल्ब काम करना नहीं बंद करेंगे। आप सब बल्ब को इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू नीतीश जी, आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, आगे चलते हैं बच्चों, अपना उठाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ऑलमोस्ट ये चैप्टर अपने एंड पे आ गया है, ऑलमोस्ट 80% खत्म हो गया है। अब ये एक इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में काम करेंगे, और उसके बाद एक हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट है, वो एक छोटा सा टॉपिक और है। इसके बाद थोड़े से न्यूमेरिकल्स अभी और बचे हुए हैं, बट ऑलमोस्ट 80% खत्म हो गया है। जो मेन प्रॉब्लम वाला चैप्टर था वो निकल चुका है। इलेक्ट्रिक पावर की हम पहले डेफिनेशन लिख लीजिए आप सब लोग मेरे साथ साथ। इलेक्ट्रिक पावर is it is the electrical work done per unit time। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड 9 में भी हमने वर्क एंड एनर्जी में भी ऐसा कुछ देखा था, वर्क एनर्जी बाय टाइम। और तो यहाँ पे ये बोल रहा है इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी टाइम डिनोमिनेटर में है और वर्क डन न्यूमरेटर में है। ये पावर की डेफिनेशन है, यानी पावर का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लिखेंगे पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, P इज इक्वल टू W ओवर T। पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, इसको भी अगर आप चाहो तो एक छोटे से बबल बना के लिख दीजिए, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। ठीक है बच्चों, यूनिट्स की तरफ नजर मारते हैं। ये जो वर्क डन है, वर्क डन किस में होता है, वर्क हमेशा जूल्स में होता है, जूल्स में। और टाइम तो हमारा सेकेंड्स में भी हो सकता है। हाँ, तो ये हो गया करेक्ट, जूल पर सेकेंड। आपके पावर का जो यूनिट है वो होता है यूनिट ऑफ पावर, आप लिख दीजिए जूल पर सेकेंड। या इस जूल पर सेकेंड के लिए हम एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, वॉट, W। ठीक है, वॉट। 5 वॉट का बल्ब है, 10 वॉट का बल्ब है, या 20 या 900 वॉट का आपका गीजर है, ऐसा। यानी हर सेकंड में कितना एनर्जी वो कंज्यूम कर लेता है, दैट इज दी पावर। जितनी ज्यादा पावर होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करेगा हर सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पे जब वॉट वर्ड आ गया तो हम करेंगे डिफाइन 1 वॉट। याद है जैसे हमने 1 वोल्ट को डिफाइन किया था, सब 1 जूल पर 1 सेकेंड। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि अगर पावर की जगह हमें 1 वॉट चाहिए तो डेफिनेटली हमें वर्क डन की जगह 1 जूल ही चाहिए होगा, और टाइम की जगह 1 सेकेंड ही चाहिए होगा। तो आराम से इसका डेफिनेशन हमने बना लिया, जैसे अभी बताया जानवी जी ने। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, सुन लेंगे क्या बोलता है, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, then we say that the power of it is 1 watt. So let us write down, when an electrical
appliance consumes electrical energy at the rate of 1 joule per second, then its power is said to be 1 watt. ठीक है, बहुत सिंपल सा वॉट का डेफिनेशन इन्होंने दे दिया। और आपको पता है वर्क डन की जगह आप एनर्जी लिखेंगे तो भी चलेगा। हाँ, वर्क डन बाय टाइम, इसकी जगह आप एनर्जी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जितना एनर्जी है उतना ही वर्क डन होगा। सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम हो सकता है, या पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम टेकन भी हो सकता है। ठीक है, अब किसी ने बोला भाई उसका फॉर्मूला क्या है अभी, और कोई फॉर्मूला बताइए हमें पावर का। ये तो वर्क डन बाय टाइम पुराना वाला हो गया, कोई और फॉर्मूला बताइए। तो ठीक है, हम और फॉर्मूला इसका डिराइव करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं और इसका और फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सो हेडिंग भी डाल देते हैं, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। फॉर्मूला फॉर, सर बस 1 सेकंड पीछे करो ना, एक वर्ड रह गया। हाँ हो गया सर। ओके, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका हम तो आपको 9th स्टैंडर्ड में कैसे था ना, P इज इक्वल टू E बाई टी, तो वो वही है, वो तो हम पीछे कर चुके हैं ना बेटा। ये देखो अच्छा पावर इज W इक्वल टू, और हाँ E। हाँ, W और E सेम है, जितना वर्क डन होता है उतना एनर्जी भी उतना ही होता है। सो एनर्जी बाय टाइम। ठीक है, तो ये उसी का एक्सटेंशन आ गया बेटा, अभी सही बोल रहे हो आप। वहां जो हमने पढ़ के आए थे ना, ये उसका जस्ट पार्ट 2 आ गया। पार्ट 1 हम कहाँ पढ़ के आए थे, 9th में। अब थोड़ा सा उसको और हम आगे लेके जाएंगे। अब आपको जो फॉर्मूला बताएंगे वो पावर का V और I से रिलेटेड होगा, कुछ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने इस साल पढ़े हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, आपको अभी अभी पता चला कि पावर इज इक्वल टू W बाई टी, जो कि हमें पहले से पता था। अच्छा, और एक चीज मुझे बताइए, W, V और Q, ध्यान देना, W, V और Q, इनसे रिलेटेड एक फॉर्मूला हमने इस साल पढ़ा है। चलिए बताइए जल्दी से। W, V और Potential difference is equal work done by charge. Work done by तो charge. W इज इक्वल टू Q इंटू V। ओके, W इज इक्वल टू Q वर्क डन इज इक्वल टू हाँ कूलम इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, वेरी गुड। W इज इक्वल टू Q इंटू V, ये आपने बोला कि हमने पढ़ा है। तो क्या मैं इस W की जगह ये रिप्लेस कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ ना। तो मैं क्या करता हूँ, या फिर ओके एक मिनट, W इज इक्वल टू V इंटू Q। ओके, सो P इज इक्वल टू Q इंटू V अपॉन T। अच्छा, एक चीज और हमने पढ़ी थी इस साल स्टार्टिंग में ही हमने, आप मुझे बताइए Q और I और T, इसका क्या रिलेशन हमने पढ़ा था? I इज इक्वल टू Q बाई टी। ओके, I इक्वल टू Q बाई टी था। या अगर मैं आपसे बोलूं कि Q के टर्म्स में लिखो तो आप बोलेंगे Q इज इक्वल टू आई टी। करेक्ट, तो वो भी मैं यहाँ पे लाके Q की जगह सब्सटीट्यूट कर दे रहा हूँ। देखिए पहले मैंने W की जगह क्या सब्सटीट्यूट किया, Q इंटू V, फिर Q की जगह क्या अभी सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, Q की जगह कर रहा हूँ I इंटू टी। सो I इंटू टी इंटू V डिवाइडेड बाय, हमारे पास पहले से T है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बच्चों? सर टाइम। ओके, टाइम कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपके पास फॉर्मूला, P इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ये एक फॉर्मूला आपको नया मिल गया पावर के लिए इस साल, तो इसको लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है,
तो यहाँ पर भी फिर किसी ने बोला चलो फॉर्मूला नया तो मिल गया, बहुत अच्छी बात है, चलिए अब इसके टर्म्स में आप 1 वॉट, क्योंकि यहाँ पे भी पावर अगर मैं 1 वॉट लिखता हूँ, 1 डब्ल्यू लिखता हूँ, तो V क्या है, वोल्ट्स है, तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय I क्या है, करंट है, तो वो हो जाएगा 1 1 एम्पियर करेक्ट 1 एम्पियर। तो यहाँ पे हम वोल्ट एम्प एक और वॉट की डेफिनेशन यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। क्या लिखने वाले हैं, हम बोलने वाले हैं 1 वॉट 1 वोल्ट 1 watt is the power consumed by an electrical, क्योंकि हमेशा कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का होता है पावर, सो द 1 watt is the power of the electrical appliance या इलेक्ट्रिकल डिवाइस। कब, जब उसको आप कितने पोटेंशियल पे ऑपरेट कर रहे हो, व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, ओके, एंड इट कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर वेरी गुड। तो देखिए ये फॉर्मूले आपको याद करने की भी जरूरत नहीं होती, अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं तो ये डेफिनेशंस ऑटोमेटिकली फ्लो करने लग जाती हैं। सो 1 वॉट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which when operated at a potential difference of 1 volt carries a current of 1 ampere, ओके, कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो ये भी एक डेफिनेशन हो जाती है 1 वॉट की। तो 1 वॉट की हमने 2 डेफिनेशन लिख ली, एक अभी अभी पीछे लिखी थी, ये देखिए यहाँ पे, वो था जूल पर सेकंड के टर्म्स में, करेक्ट। अगर कोई अप्लायंस कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 1 सेकंड में, दैट इज ऑल्सो 1 वॉट। अब यहाँ पे नया फॉर्मूला आ गया, तो इसके अकॉर्डिंगली 1 वॉट इज द पावर कंज्यूम्ड जब एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को आप 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेट करते हैं और उसके अंदर अगर आप 1 एम्पियर करंट फ्लो करते हैं, देन द पावर कंज्यूम्ड इज 1 वॉट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सर अगर एग्जाम में आएगा डिफाइन 1 वॉट तो कौन कोई सा भी, वाला कुछ भी डेफिनेशन कुछ भी कुछ भी, तो वहाँ कोई आपको ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, एक डेफिनेशन और देखते हैं, मतलब एक फॉर्मूला और देखते हैं पावर का एक फॉर्मूला और देख लेते हैं। सो हेडिंग आप डाल दीजिए ताकि आपको कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। हम हेडिंग डाल देंगे सम अदर फॉर्मूलेज फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर, some other formulae for calculating electric power। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने के कुछ और फॉर्मूलेज हम यहाँ पर देखते हैं। ओहो, अपने यहाँ पे कुछ हो जा रहा है, थोड़ा सा लैग कर रहा है, ठीक है कोई आगे आ जाए। Okay, some other formulas for calculating electric power। चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करते हैं। आपको पता है कि P इज इक्वल टू V टाइम्स I, ये हमें अभी अभी पता चला कि P इज इक्वल टू V टाइम्स I। पर आपको एक चीज और पता है, क्या पता है आपको, कि ओम्स लॉ पता है आपको? बिल्कुल पता है। यस सर ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इक्वल टू, इज इक्वल टू आई इनटू आर। वेरी गुड, V इज इक्वल टू आई इंटू आर बोलता है आपका ओम्स लॉ। तो अब में क्या कर सकते हैं हम लोग कि ये जो है जहाँ पे V है वहां पर मैं ले जा करके ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ IR। तो जब मैंने वहां ले जाके IR सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपका पावर बन जाता है I इंटू आर इंटू आई। सो आपका पावर बन जाता है I स्क्वायर स्क्वायर R। इनटू आर।
करेक्ट, square लिख r. लीजिए। ये एक और फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है पावर का। तो पावर बड़ा फेवरेट सा चैप्टर हो गया, फेवरेट सा टॉपिक हो गया। बहुत सारे फॉर्मूलेज हमने यहाँ पे डिराइव कर लिए हैं वहां से। ठीक है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये भी हो गया। एक और भी हम डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि हम बोल रहे थे सम अदर फॉर्मूलाज। ठीक है, एक और डिराइव कर लेते हैं यहाँ पे, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। फिर से यहीं से आएंगे, और हमको एक और पता है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को मैं V इक्वल टू आई आर भी लिख सकता था, या चाहूं तो मैं I इज इक्वल टू वी बाई आर लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। तो अब मैं इस बार क्या कर रहा हूं, पिछली बार मैंने V की जगह सब्स्टिट्यूट किया था, इस बार मैं I की जगह सब्स्टिट्यूट करना चाहूंगा V बाई आर। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। सर मैं हाँ जी। पूछ रहा था कि P इक्वल टू R I स्क्वायर होगा ना? हाँ, मैं फिर से एक बार कर देता हूँ, क्योंकि डिस्कनेक्ट होने के कारण वो सारा हमारा ना व्हाइट बोर्ड गायब ही हो गया। सो हमने क्या कर रहे थे, P इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाय आई करा था, और उसके बाद हमने बोला था कि हमारे पास जो ओम्स लॉ है, वो ओम्स लॉ बोलता है कि I इज इक्वल टू वी बाय आर, और हमने I की जगह उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारा P आ गया। P क्या आ गया हमारा, V इंटू वी बाय आर, तो हमारा P का वैल्यू आ गया V स्क्वायर बाय आर। ये हमारा एक सर और, वी की जगह सब्स्टिट्यूट किया था। सर V इज इक्वल टू IR किया था, तो सर वी की जगह सब्स्टिट्यूट किया था। हाँ वो हो गया था। ये अभी एक दूसरा कर रहे हैं ना, वो दूसरा था। देखिए ध्यान से, एक ये हो गया, और एक P इज इक्वल टू वी इंटू आई था, जिसमें हमने V की जगह आई आर सब्स्टिट्यूट किया था, V की जगह, और आई आर इंटू आई, सो वो पावर बना था आई स्क्वायर आर। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये भी फॉर्मूला पहले से था, ये एक फॉर्मूला आ गया, और एक फॉर्मूला और था, तो टोटल 3 फॉर्मूले। और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या था जो पहले से था हमारे पास, वो था पावर इज इक्वल टू वी इंटू work आई। upon time. हाँ वो तो बहुत पहले से, वो तो हमको पता ही है, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम। पर अभी के जो हमने 3 फॉर्मूले जो डिराइव किए, एक P इज इक्वल टू वी इंटू आई, एक P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और एक P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ऐसे करके हमारे पास ये पावर के 3 फॉर्मूलेज हमने आज डिराइव कर लिए। Yes, sir. ठीक है, जरा सा लिख लीजिए, आगे चलते हैं फिर। जानवी जी, इशिता जी से Sir, done. कांटेक्ट हुआ था? Yes, sir. क्या बोला उसका? उसका मैंने लगाया था 8 साढ़े 8 बजे, हाँ, बट उसका कॉल तब नहीं लगा। मैंने उसको लेकिन लिंक और वो भेज दिया था ओके 8 बजे के पहले। ओके, कोई बात कोई। आज थोड़े से बच्चे भी कम ज्वाइन किए हैं, भूल गए हैं, सो गए हैं, कोई आइडिया नहीं है। सर लगा संडे इसलिए नहीं किए होगे। ऐसा थोड़ी है, हम तो हर संडे वर्क करते ही है ना, हम तो एवरी संडे भी आर वर्क। कल भी हर- ट्यूशन है। सर वो दूसरों को, मतलब जो नए आए उनको नहीं पता होगा शायद। नहीं, कल ही हमने क्लास में पूरा ठीक से बात तो किया था, बोला था संडे हम वर्क कर रहे हैं, संडे हम वर्किंग कर रहे हैं, आगे कराएंगे, इसलिए मैंने बता दिया था तो सबको। फिर पर नहीं चलिए कोई बात पता। नहीं। हाँ, मंडे ट्यूसडे हमारा छुट्टी रहता है बच्चों, हमारा वीकली ऑफ मंडे और ट्यूसडे को रहता है, तो कल और परसों में आपको तंग करने के लिए नहीं आऊँगा।
आप अपना पूरा रिवाइज कर सकते हैं, बट वेडनेसडे को जरूर एक छोटा, वेडनेसडे टेस्ट इलेक्ट्रिसिटी पे। हाँ टेस्ट किसके ऊपर होगा? इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर अभी ऑलमोस्ट आपके सामने खत्म हो गया है, यस सर। तो इसके ऊपर ही मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। चलिए फिलहाल आगे करते हैं, थोड़ा सा और आगे सर जाते हैं। इसकी क्विज, इसकी क्विज अभी मैंने रेडी इसकी नहीं क्विज करी है। आपने अभी तक नहीं भेजा। हाँ, मैं सोच रहा था पहले आप ना चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो फिर हम क्विज कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ी सी उस पोजीशन में हो गए हैं। पावर वोल्टेज रेटिंग, हेडिंग डालिए, पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस। पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस। ओके, पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस। इसमें मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं हमने ले लिया है एक बल्ब, ठीक है, एक बल्ब ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा बल्ब है। अंदर पहले तो फिलामेंट वाले बल्ब हुआ करते थे ऐसे, ओके, मान लेते हैं इस पे लिखा हुआ है 60 वॉट 220 वोल्ट्स, हेडिंग वही है, पावर वोल्टेज रेटिंग। ओके, एक तरफ ये बल्ब हो गया, एक तरफ हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक वॉशिंग मशीन है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है, एक वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, फ्रंट लोडिंग वाली ले लेते हैं, चलो ठीक है, थोड़े स्विचेस हो जाते हैं उसमें, ठीक है, दिस इज अवर वॉशिंग मशीन। तो बच्चों ऐसे, सो क्या बोलना चाह रहा हूँ, और इसका हम लिख लेते हैं 3000 वॉट, ओके, 220 वोल्ट्स, 3000 वॉट 220 वोल्ट्स। जब भी आप खरीदने जाते हैं ना, आप तो नहीं खरीदने जाते हैं, पेरेंट्स खरीदने जाते हैं, बट आप भी ध्यान दीजिए, कोई सामान घर में आता है ऐसे अप्लायंस, तो देख आप उसमें चेक करिए कि उसका पावर कितना है। तो ये वॉशिंग मशीन का पावर लिखा है 3000 वॉट 220 वोल्ट्स, ये बल्ब है इसका लिखा हुआ है 60 वॉट्स और 220 वोल्ट्स। इसका क्या मतलब है वो थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। अपना फॉर्मूला लगाते हैं, P इज इक्वल टू V टाइम्स आई, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, और I कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो I का मतलब कितना हो जाएगा, P डिवाइडेड बाय V हो जाएगा। पावर कितना है 60, वोल्टेज कितना है 220, ठीक है बच्चों, 0 0 तो हो गया कट। इसको सॉल्व करके बताइए मुझे जल्दी से कि I का वैल्यू कितना एम्पियर्स आ रहा है, I का वैल्यू कितना एम्पियर्स आ रहा है। पावर वोल्टेज रेटिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। सर 0.2727 ओके कंटिन्यू होगा 27। ओके, तो हम 27 ही लिखते हैं, चलिए, या 28 कर देंगे तो भी ठीक है। सो 0.27 एम्पियर्स, यानी ये बल्ब को जलने में इतना करंट यूज होने वाला है। दूसरी तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे भी P इज इक्वल टू, वॉशिंग मशीन के लिए भी V इंटू आई लगाते हैं और इसका भी I कैलकुलेट करते हैं, P बाई V, पावर है 3000 और वोल्टेज है 220, 0 0 कट हो जाता है। इसका भी बच्चों जरा सॉल्व करके बताइए कितना एम्पियर्स करंट आएगा। थर्टीन पॉइंट सिक्स थ्री कुछ आ रहा है, ओके 13.6 ले लेते हैं। तो आप समझ रहे हैं, यानी इसके अंदर से कितना करंट जा रहा है 13.6 एम्पियर्स। इतना करंट इसके अंदर चाहिए, इसको 13.6 एम्पियर्स का करंट चाहिए इसको वॉशिंग मशीन को चलने के लिए। कहने का मतलब है, अगर मैंने अपने इस वॉशिंग मशीन को एक 5 एम्पियर के स्विच में जबरदस्ती फिट कर दिया तो वहां से तो सिर्फ 5 एम्पियर करंट आएगा, दैट विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर माय वॉशिंग मशीन टू वर्क। आप समझ रहे हैं। और यहाँ पे ये जो बल्ब है इसके लिए सिर्फ 0.27 एम्पियर चाहिए, तो यहाँ इसलिए हम पतली वायर यूज करेंगे, यहाँ एक मोटी वायर यूज करेंगे क्योंकि ज्यादा करंट जाने वाला है इसके अंदर, है ना। एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो अगर हमको ज्यादा करंट भेजना है तो हमें चाहिए कि कम रेजिस्टेंस हो, और कम रेजिस्टेंस हो तो हमको वायर लेनी पड़ेगी थिक,
क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आगे चलते हैं, आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्या आप लोग रेडी हैं एक छोटे से क्वेश्चन के लिए? सॉल्व करके मुझे उसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द करंट drawn by an electric bulb of 40 watt when it is connected to a source of 220 volts। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप हमें करके बताइए। Five point five. 0.1818। क्या बात है, क्या बात है। 0.1818। इससे ये तो क्या 0.1818। बहुत ही अच्छा और सिंपल आंसर और डायरेक्ट आंसर आपके पास आ गया है। बताइए कोई प्रॉब्लम हुआ इसको करने में? नहीं, बहुत सिंपल सा था। 0.1818। अभिनया जी भी बोल रही हैं यस 0.1818। हम भी इसको जरा सॉल्व कर देते हैं। आपको क्या चाहिए था? व्हाट विल बी द करंट। करंट यानी आई आपको नहीं पता। इलेक्ट्रिकल बल्ब 40 वॉट का था यानी पावर दिया था 40 W। कनेक्टेड टू अ सोर्स, आपके पास सोर्स है यानी कि आपका पोटेंशियल है 220 वोल्ट्स। फॉर्मूला आपका आई का हो जाता है P/V विच इज 40/220। 0 कट कर देते हैं और आई का वैल्यू आ जाता है 0.18 एम्पियर्स। बहुत बढ़िया, बहुत आसान था। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको एक क्वेश्चन और देते हैं। आपका अगला क्वेश्चन लीजिए आप लोग। एन इलेक्ट्रिक बल्ब has a rating of 220 volts and 100 watt। कितना? 220 volts and 100 watt। तो पूछ रहा है what will be the power। सर 0.45। 2.2 एम्पियर। अरे बाप रे, क्वेश्चन तो लिखने दो। What will be the power 0.45 सर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करो, छोड़ दो। when it Sir, 0.45 ampere. क्वेश्चन आप सर 0.45, वही तो 0.45। आप लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं कि नहीं? when it is operated at वो तो ऐसे ही हो जाएगा। 110 volts। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। सर आपने बाद में और कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। हाँ, ये लोग कैलकुलेटर तो यूज अपने लास्ट में ऐड किया। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं ये लोग। चलिए कोई नो बात सर 50 वोल्ट्स। ओके। सर 0.90। एक मिनट रुकिए बेटा, मैं थोड़ा सा मेरा ना सेटअप थोड़ा सा बिगड़ गया है। जरा एक बार ठीक कर लूं। कितना आंसर बोल रहे हैं आप लोग? 0.5 ampere. 0.5 एम्पियर्स? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सर 0.90। सर 0.90।
50 volts. वोल्ट नहीं, हमें तो पावर करंट निकालना है ना, तो वोल्ट कैसे Power है आएगा? ना? पावर निकालना 50 है। पावर होगी. पावर वोल्ट्स, वॉट पावर तो वॉट में है, वॉट में है तो ना, तो 50 वोल्ट watt. कैसे होगा? पावर तो वॉट में है। Sir, 50 watt. 50 वॉट सर बोल 49.5 कौन है पीछे? ठीक है, 55 वोट। सर 49.5 वॉट। जो भी है बहुत परेशान दिख रहा था। हेलो, हाँ बोलो। 55 वोट 55 55 वॉट गलत है, 55 वॉट गलत है। सर 49.5 वॉट। नहीं नहीं नहीं, वो भी गलत है। देखो आपको क्वेश्चन क्या मिला है, आपको क्वेश्चन मिला है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के पास क्या है, Sir, एक 50 watt. 50 वॉट। 50 वॉट सर गलत। 25 वॉट। 25 वॉट सही है, 25 वॉट सही सर है, 25 वॉट। ये 25 वॉट सही है। चलिए देखते हैं ये कैसे किया है इन्होंने। ये लोग बोल रहे हैं कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ रेटिंग ऑफ 220 वोल्ट्स एंड 100 वॉट। ये तो दे रहे हैं वो, ठीक है, 220 वोल्ट 100 वॉट। वो अंडरलाइन कर देते हैं पहले हम, रेटिंग ऑफ 220 वोल्ट्स एंड 100 वॉट। यानी कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब की बात हो रही है कि वो 220 वोल्ट पे लगा हुआ था और वो 100 वॉट का बल्ब था। तो बोलता है कितना पावर वो कंज्यूम करेगा अगर उसको आप 110 वोल्ट्स पे लगा देंगे तो देखो बल्ब तो वही है, याद रखना है, बल्ब बदला नहीं है, बल्ब रिमेन्स द सेम। और अगर बल्ब सेम है तो फिर आपका क्या चीज सेम रहता है? जब बल्ब सेम रहता है तो आपका आर सेम रहता है। सो हियर द आर रिमेन्स अनचेंज्ड, आपका आर चेंज नहीं हो रहा है। तो हम वही लिख देते हैं कि हियर R remains unchanged, ठीक है, R चेंज नहीं हो रहा है। अब आगे देखते हैं पावर कितना दिया हुआ है उन्होंने। पावर हमें दिया हुआ है, इधर है 100 वॉट। सो आपका पावर था 100 वॉट, आपका पोटेंशियल था 220 वोल्ट्स, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया था आपको, पहले हम R कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि R रिमेन्स द सेम। R के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हमने एक फॉर्मूला देखा था अभी अभी, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो उसमें अगर मैं पुट करता हूँ तो मेरा R का वैल्यू कितना हो जाएगा, R हो जाएगा वी स्क्वायर बाय पी। तो वी स्क्वायर बाय पी मतलब कितना, v का स्क्वायर मतलब कि 220 का स्क्वायर बाय p, पावर कितना है 110। पर मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, ये r का वैल्यू है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड कंडीशन में। ये तो फर्स्ट पार्ट चल रहा था हमारे क्वेश्चन का, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। When we come to the second part of the question, it says what will be the power consumed when it is operated at 110। तो अब क्या होगा, अब फिर से हम पावर का फॉर्मूला इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर डालते हैं, और जिसमें v इस बार हमने कितना ले रहे हैं 110 ले रहे हैं, तो 110 का स्क्वायर मतलब 110 इंटू 110, और ये जो r होगा वो हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। R वैल्यू कितना था 220 इंटू 220 और अपॉन 110 था, तो वो ऊपर चला जाएगा 110, है कि नहीं, चला गया। तो बताइए कुछ कटिंग वटिंग होता है क्या इजीली, कुछ कटिंग हो रहा है इजीली? सर 0 कट करो और 11 और 22। हाँ 110 टूजा होता है क्या, कुछ होता है क्या ऐसे? हाँ सर 2 जा। टूजा, सो ये टूजा कट गया, ये भी टूजा कट जाएगा, ये भी टूजा कट जाएगा। सर पावर 100 वॉट दिया है ना, 110 वॉट दिए। सर आंसर 27.5 आएगा।
हाँ 27.5 वो कैसे हो जाएगा फिर? कहीं मैंने कुछ गलत वैल्यू डाल दिया क्या? सर पावर में आपने 110 डाल दिया, 100 है। अच्छा पावर 100 है। ये देखो पावर यहाँ 100 था ना, तो यहाँ 110 मैंने गलती से पुट कर दिया था, तो यानी कि वही सॉरी थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे हम। वेरी गुड, इस पूरे को दोबारा ही कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। v की जगह अभी 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय r की जगह 220 मल्टीप्लाइड बाय 220 और अपॉन 100 था तो वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये 2 कट गया, ये भी 2 कट गया, तो आंसर आ गया 100 डिवाइडेड बाय 4, और 100 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है 25 वॉट, तो वो आपका पावर हो गया 25 वॉट। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा एक जगह, क्योंकि 110 और 100 थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, but I hope this is now clear now. ठीक है, अगले टॉपिक पे जाते हैं बच्चों। कैसा लग रहा है आज सर का वेट, टॉपिक? इजी लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है आज का टॉपिक? सर एक डाउट है हाँ बोलिए ना। सर। जब P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R होता है, तो नीचे आपने 220 को 2 बार क्यों मल्टीप्लाई किया? आर मैंने यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया बेटा, ये 220 का स्क्वायर अपॉन 100 था ना, तो 220 ओके, इंटू वहां का आपने सब्स्टिट्यूट किया। हाँ, ओके, इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली उसको मेन जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है, आंसर आ जाएगा। बता दीजिए जब आपका ये हो जाएगा, आगे चलेंगे। रुशिल जी बोल रहे हैं वेरी इजी, अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, वेरी गुड। आज का सेशन उतना डिफिकल्ट है नहीं, सिंपल आपके पास फॉर्मूलेज थे, पावर अंडरस्टैंडिंग था। अभिनया जी भी बोल रही हैं इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, वेरी वेरी इजी। ओके, वही है कि रेगुलरली पढ़ना है, प्रॉब्लम ये है रेगुलरली जब नहीं पढ़ते ना, वेरी इजी, यस, तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है। हेलो सर, हाँ बेटा बोलिए। आपने कल का वीडियो नहीं डाले? अभी तक बेटा उसका ख़त्म नहीं हुआ मेरा, मैंने एडिटिंग करना ना, उसका बच गया था। नहीं, वो मुझे कॉम्बिनेशन रजिस्टर बोथ इन सीरीज एंड पैरेलल देखना। आज देखता हूँ बेटा, आज मैं अपलोड कर दूंगा, ये कल वाला भी और आज वाला भी, आज दोनों हम अपलोड कर देंगे आपको, तो आप एक बार फिर से उनको देख लीजिए। थैंक यू सर। या चलिए आगे चलते हैं। अभिनया जी पूछ रही हैं आज कौन सा एक्स्ट्रा क्लास है बच्चों? आज हमारा केमिस्ट्री का एक्स्ट्रा क्लास है, वही शाम को 8 बजे, 8 PM, 8 बजे आज हमारा केमिस्ट्री का एक्स्ट्रा क्लास है। तो बताइए कौन कौन अटेंड करने वाला है? पिछली क्लास में हमने बैलेंसिंग इक्वेशन तक पहुंचे थे, आज कुछ बैलेंसिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस करने हैं, कैसे बैलेंस किया जाता है, और उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहां तक पहुंचना है। तो आज की क्लास में हमारा वहां तक टॉपिक खत्म हो सकता है, जहां तक हमारा रेगुलर क्लास में पहुंच गया था, ठीक है। तो आज शाम को आ रहा है क्या कोई बच्चा? ओके, अमन जी बोल रहे हैं आई एम कमिंग। ओके, तो चैट बॉक्स आपने डिसेबल किया है? चैट बॉक्स मैंने डिसेबल नहीं किया है। सर बोल रहा है कि हेमंत शर्मा इज नॉट इन द मीटिंग। अरे बाय गॉड, ऐसा भी बोल दे रहा है, पर बहुत सारे लोग चैट बॉक्स से तो लिख पा रहे हैं मेरे को। मेरे इसमें तो ऐसा कुछ नहीं आया। सेम हियर। हम्म सर मेरा मैसेज आया?
हाँ रुशिल जी, आपका मैसेज भी आ रहा है। नहीं तो एक काम करिए ना, अगर आपको आफरा जी आप मतलब मैसेज नहीं कर पा रही हैं क्या? Yes, sir. तो एक काम करना, तू बाहर जा, वापस आ, अंदर देख, कुछ फर्क पड़ता है उससे? एक बार एग्जिट करके Okay, फिर से sir. एंट्री मार और फिर बता मुझे। सर मैं भी नहीं कर पा रही। पहले एक को जाने दे। तो पहले वर्क नहीं कर रहा था, अभी वर्क कर रहा है। अरे बाप रे उसको हमने खामा बाहर निकाल दिया। चलिए देखते हैं। ओके, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, आस्था जी बोल रही हैं, ओके, आशय जी बोल रहे हैं कि मैं भी आ रहा हूँ, अमन भी बोल रहे हैं, ओके ओके, रुशिल जी भी बोल रहे हैं, ओके ठीक है। आइएगा शाम को 8 बजे। साहिल जी भी होंगे ना अभी यहाँ पे कि नहीं है? साहिल जी कि बाहर हैं? हाँ साहिल जी आप भी आ रहे हैं? ओके साहिल जी आप भी आइए शाम को। हाँ, तो थोड़ा सा जो बचेगा केमिस्ट्री का वो भी हो जाएगा, और वो हमारे एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है, जो अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं। आफरा जी अभी टाइप करिए। अयो अरजान कहाँ से आ गया है? हेलो अरजान जी, बेटा हमारा सेशन 4:30 को है अरजान जी, ठीक है? तो आप 4:30 पे लॉग इन करिएगा, अभी ये दूसरी क्लास चल रही है। हाँ आफरा जी अभी आपके मैसेज आने लग गए। वैसे कुछ लोग बहुत खुश थे, बोला कल इतनी बुरी तरह से हराया था, आफरा जी ने इतनी बुरी तरह से हराया था सब बच्चों को, तो आज अगर उनका चैट फंक्शन डिसेबल हो गया तो बहुत अच्छी बात है। व्हेन वी विल स्टार्ट प्रोबेबिलिटी, अभिनया जी बोल रही हैं प्रोबेबिलिटी कब शुरू करेंगे? बेटा आज हम अगर केमिस्ट्री खत्म कर देते हैं ना, आज शाम को केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री का एक ही पहला ही चैप्टर आ रहा है, और मैंने आपका एसएलएम पढ़ा, वो तो एकदम बेकार है, उसमें बहुत सारे डाउट्स भी हैं, बहुत सारी चीजें गलत भी हैं उस एसएलएम में जो भेजा गया था आप लोगों को, ठीक है? साहिल आप भी जरा अपना एसएलएम मुझे भेजना जरा केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का एसएलएम। देखते हैं कि सेम ही एसएलएम चारों तरफ घूम रहा है क्या, क्योंकि उसमें कुछ बैलेंसिंग में भी गड़बड़ है, क्वेश्चंस ही कुछ गलत हैं कहीं कहीं पे, तो वो हम आपकी हेल्प करते हैं। वो एसएलएम तो बहुत ही सिंपल था, उसमें तो कुछ भी नहीं दिया है, थोड़ा थोड़ा सा ही दिया है, तो वो भी हो जाएगा हमारा आराम से। नीतीश जी आज आपको मोर देन लेस देन वाला चाहिए। देखिए केमिस्ट्री भी हमारे पास आ रहा है, और मोर देन लेस देन वाला भी हमारे पास एग्जाम में आ रहा है। ओके ओके ठीक है बेटा। साहिल जी मैं आपको अपना नंबर भेज देता हूँ। मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर जो आप लोग अपना, आप जो साहिल अपना जो आईडी जो भेजते हैं ना, जब मैंने आपको अब एक मीटिंग आईडी भेजा है, वो मीटिंग आईडी ही मेरा फ़ोन नंबर है, ठीक है? पासवर्ड है और एक मीटिंग आईडी है, मीटिंग आईडी मेरा फ़ोन नंबर है, वो आप अपने व्हाट्सएप पे सेव कर लीजिए और मेरे को अपना एसएलएम वहाँ से भेज दीजिए। आगे जैसा भी होगा विल कम्युनिकेट। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं, आगे लिखते हैं, ठीक है? तो आज रात को 8 बजे केमिस्ट्री, ठीक है, ख़त्म करेंगे हम केमिस्ट्री, और फिर आगे देखते हैं आगे कैसे करा जाएगा, क्या होगा। चलिए आज अभी हमारा हेडिंग लिखते हैं, कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो जब हम ये टॉपिक देख रहे हैं कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं ना बच्चों, जो भी हमारे पास डिवाइस है, बल्ब होगा, फ्रिज होगा, टीवी होगा, वो कितना एनर्जी कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बिल भरते हैं, आप और मैं सब, ठीक है ना? तो वही हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो कैलकुलेट करते हैं। उसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं, वॉट आवर, किलो वॉट आवर, हाँ, तो ये हम थोड़ा सा आज सीखने जा रहे हैं पहले, उसके बाद वो टर्म्स देखेंगे। सो कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है ना? ये हम पहले कर चुके हैं,
आपने पहले देखा था कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, मतलब पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। अगर मैं एनर्जी को एक तरफ छोड़ूं तो पावर वहां टर्म टाइम वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ई हो जाता है पी इंटू टी। वहीं से आया है ये फॉर्मूला, वहीं से आया ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम जो भी अपैरेटस या अप्लायंस यूज करते हैं वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए नहीं यूज करते, हम घंटों की तरह से यूज करते हैं पूरे महीने में, करेक्ट। सो यहाँ पे जो हमारा पावर होता है वो हम अपना पावर वॉट में लिखेंगे, ठीक है, और जो भी हमारा टाइम होगा वो आवर्स में लिखेंगे। तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंजम्पशन आएगा वो आएगा वॉट आवर में, ठीक है, वो किस में आएगा, वॉट आवर में। तो यहीं पर आ करके, हाँ वेरी गुड आफरा जी, आगे पढ़ भी लिया आफरा जी, शाबाश। देयरफॉर हम लिखने वाले हैं पहले 1 वॉट आवर क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। 1 WH is the amount, लिखेंगे 1 WH is the amount of electrical energy consumed, amount of electrical energy consumed is the amount of electrical energy consumed। yes साहिल, आगे फिर 1 किलोवाट भी आएगा। amount of electrical energy consumed when an electrical appliance, when an electrical appliance, when an electrical appliance of 1 watt power, when an electrical appliance of 1 watt power is used for 1 hour, ठीक है। what is 1 watt, what is watt hour? watt hour is the amount of electrical energy which is consumed when an electrical appliance of 1 watt power is used for 1 hour, ठीक है। ये आपने लिख दिया है किसके बारे में, वॉट आवर की डेफिनेशन। अब हम आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए कि कमर्शियल यूनिट क्या है। ये कमर्शियल यूनिट नहीं था वॉट आवर, अब हम आ जाए कमर्शियल में। किलोवाट। हाँ कमर्शियल पे आ जाएंगे। ये लास्ट ईयर भी था, आफरा जी बोलती हैं, बहुत बढ़िया। अगर आपको याद है तो कमर्शियल, यस यस, कमर्शियल यस यूनिट। सर, उसके बीच में हमने रिलेशन भी डिफाइन किया था हाँ किलोवाट आवर और वाट आवर में। हाँ, तो देखिए कैसे फायदा हो रहा है आपको वहाँ का, लास्ट ईयर का पढ़ने का। 1 किलोवाट आवर, करेक्ट। सो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब हम आते हैं तो वो होता है आपका किलो वॉट आवर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में KWH करके हमने लिखा था, KWH। और उसका फिर हमने डिराइव भी किया था, तो वही हम आगे डिराइव करने वाले हैं। 1 KWH 1 किलोवाट आवर। सो 1 किलोवाट आवर मतलब कि 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, करेक्ट। 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट मतलब कितने वाट हो जाता है बच्चों, वो हो जाता है 1000 1000 watt. हाँ 1000 वाट इंटू 1 आवर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद 60 into 60. हाँ, और आपको पता है वॉट क्या होता है, जूल्स पर सेकेंड, अभी अभी हम पिछली स्लाइड में देखा था। सो ये हो जाता है 1000 जूल बाय 1 सेकेंड, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 आवर से। 1 आवर हो जाता है 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कट गया। 3600। हाँ 3600। 360000, यानी कि इसको अगर हम थोड़ा अच्छे से लिख दें तो 1 KWH हो जाता है आपका 3.6, क्योंकि डेसिमल यहाँ जाने वाला है, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस जाने वाला है, तो 3.6 10⁻⁶ जूल्स। 6 joule. इसको बंद कर देते हैं एक अच्छे से बॉक्स में। सो ये हो जाता है 1 किलोवाट आवर का वैल्यू, ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिए। हम आगे आपको इस पर 1 या 2 क्वेश्चंस अभी सॉल्व करके दिखाते हैं कि कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व आएंगे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। लास्ट ईयर भी किया था तो और इजी हो जाता है।
चलिए आगे चलेंगे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट, 60 वॉट का रेडियो सेट है, रन्स फॉर 50 आवर्स, 50 घंटे तक वो चलता है, रन्स फॉर 50 आवर्स। क्वेश्चन है हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम करता है, ये आपका क्वेश्चन है। करिए। किसमें बताएंगे आप अपना यूनिट्स, या तो आंसर आप मुझे किलोवाट आवर में भी बता दीजिए और आप फिर मुझे जूल्स में भी बता दीजिए, दोनों चीज़ों में बता दीजिए। आफरा जी बोलती हैं नहीं, आफरा जी किलोवाट आवर में बताएंगे। सर 3000 अगर हमने किलोवाट आवर में निकाला तो नहीं 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 नहीं, किलोवाट आवर में 3000 नहीं आएगा आंसर, 3 आएगा, 3 किलोवाट आवर, राइट। मैंने आपको सेंड हाँ किया। मिला मुझे मिला आपका, पहले आपने 3000 था, बाद में आपने करेक्शन करके उसको 3 किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। और रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट, तो आपके पास पावर 60 वॉट है, पहले आपको वही चीज़ करनी है जो गिवन है वो लिखनी है। पावर इज 60 वॉट, रन्स फॉर 50 आवर्स, यानी टाइम हमारे पास है 50 आवर्स का। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करेक्ट, आपको एनर्जी चाहिए हमको, यहाँ पे हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सो एनर्जी विल बी, पावर है आपका 60 वॉट और टाइम है आपका 50 आवर्स, और हमें आंसर किलो वॉट आवर में चाहिए, तो हम अपनी जो वॉट है उसको किलो वॉट में कैसे बदलेंगे। वॉट को किलो वॉट, तो ये 6 5 30, तो ये तो एक्चुअली 3000 वॉट आवर आ गया था। इसको हमें किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसको डिवाइडेड बाय 1000 करता हूँ, आंसर किलोवाट आवर में आ जाता है, 0 0 0 0 कैंसल्ड, तो आपकी एनर्जी आ जाती है 3 kWh। अब उसको मुझे जूल्स में भी कन्वर्ट करना है, तो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अभी अभी हम स्लाइड में पढ़ के आए थे कि 1 किलोवाट आवर क्या है, 3.6 इंटू 10�6। 3.6 into 10�6. हाँ, सो 3 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 इंटू 3.6 कितना हो जाएगा बताइए, 6 3 18, 8 1 कैरी, 3 3 9 10, तो 10.8 हो जाएगा इंटू 10⁵ जूल्स। 10.8 इंटू 10⁶, अगर आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 1.08, वैल्यू यहाँ कम हो गया तो यहाँ वैल्यू बढ़ जाएगा, तो आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, एक आंसर ये और किलोवाट आवर का आंसर ये। ठीक है बच्चों, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस? आई डोंट थिंक सो। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपके लिए हैं। एक क्वेश्चन और आपके सामने रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके सामने रख रहे हैं वो है ये, अ करंट of 4 amperes flows through a 12-volt car headlight bulb for 10 minutes। ओके, आगे बोल रहा है हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर occurs during this time।
How much energy transfer takes place during this time? KWH में ही चाहिए बच्चों हमें सारे आंसर्स। हाँ, सारे आंसर्स हमें KWH में ही चाहिए, किलोवाट आवर में ही चाहिए, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। Current of 4 amperes flows through a 12-volt car headlight for 10 minutes. How much energy transfer occurs in this particular time? ध्यान दीजिए। नहीं, आंसर सही नहीं है। आंसर इज नॉट करेक्ट। आफरा जी, आंसर करेक्ट नहीं है। कोई एक चीज आप स्किप कर गई, जल्दी जल्दी में एक चीज भूल गई। अभिनय जी, बहुत जबरदस्त आंसर दिया है, पता नहीं क्या है ये। 28,800 जूल्स। आप जूल्स में चले गए, मुझे आंसर किलोवाट आवर में चाहिए था, आप जूल्स में आंसर दे रहे हैं। आंसर किलोवाट आवर में दीजिए। सर 0.08। 0.08 नहीं, थोड़ा सा मिसलीडिंग है, ये गलत है। आशे जी, आंसर 0.00768 आया है आपका। चलिए देखते हैं, क्योंकि मेरे पास आंसर कुछ और है, तो मैं अभी फिलहाल आपके आंसर को गलत नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ डेसिमल में आ जाए। देखिए यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, ठीक है ना। तो एनर्जी ई होता है, पावर होता है V इंटू आई, करेक्ट, V इंटू आई इंटू टाइम T ले लिया। नहीं अभिनया जी, ठीक नहीं है। समझ रहे हैं ना, एनर्जी पावर इनटू टाइम है, पावर को मैं V इंटू आई लिख सकता हूँ। सो E विल बी इक्वल टू, V कितना दिया है? 12 वोल्ट्स दिया है ना क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 12 आ गया। करंट कितना दिया है? 4 एम्पियर्स दिया है, तो वो 4 भी आ गया। और जो टाइम दिया है वो 10, लेकिन मिनट्स दिया है, तो मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 60 कर लिया। ये अगर कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा तो उनका आंसर तो गलत ही आना था। 0 0 कैंसिल कर देते हैं, और 7.68। 6 2 12, सो ये 8 हो गया। क्या 7.8? 8 आ रहा है अच्छा खासा, 8 वॉट आवर हो गया। अब वॉट आवर को आपने किलोवाट आवर में बदलना है, तो 8 डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, तभी वो किलोवाट आवर में बदलेगा। यस रुशील जी, अभी आंसर करेक्ट आ रहा है। तो आंसर हो गया 0.008 kWh। ये आंसर है बच्चों, ना कि आप जो भेज रहे थे वो आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर मैंने इसको थोड़ा अलग किया था, 10/60 को मैंने डेसिमल फॉर्म में निकाल लिया था। ओहो, तो वो मत करो, क्वेश्चन को डिफिकल्ट मत बनाइए, है ना। आप समझ रहे ना, 10/60 को डेसिमल में निकाल देंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। आराम से 0 0 कट रहा था, 6 2 से 12 से आराम से कट रहा था। ठीक है बच्चों, अरे आज का टाइम खत्म हो गया बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, 1 या 2 सेशन और लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, बट फिलहाल हम आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे। शाम को 8 बजे याद रखिए, शाम को 8 बजे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का रिवीजन क्लास है, तो ज़रूर अटेंड करिए। थैंक यू।